तो आज हम लोग शुरू करें अभी। तो टुडे आई वांट टू स्टडी ऑन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो हम लोगों ने जो प्रत्यावर्ती धारा की स्टडी किया था, तो उसका एक्सप्रेशन जो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी आता है, तो उस एक्सप्रेशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिक निरूपण कैसे होगा ये देखना है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होगा आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ alternating current। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफिक निरूपण ये देखना है। तो हम लोगों ने कल जो देखा था कि किसी कुंडली को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो उसमें जो ईएमएफ क्रिएट होता है, तो उसकी स्थिति को अपने दिमाग पर आप एक बार और रिमाइंड कर लेंगे। जैसे ये हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल। मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से निकल करके इस प्रकार ये साउथ में जा रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, ये इसका डायरेक्शन। अब इसमें हम कुंडली को ले चलेंगे, इसमें एक कॉइल आप कुंडली को रख दें इस तरीके से, और कुंडली को रख करके इसको घुमाना। तो कभी कभी दिमाग पर भ्रम होता है कि कुंडली को हम कैसे घुमाएंगे और धारा कैसे क्रिएट होगी, वैद्युत वाहक बल कैसे बनेगा, और उस वैद्युत वाहक बल से बाहर की कुंडली में हम जोड़ेंगे परिपथ में, तो धारा हमें कैसे मिलेगी। इस स्थिति के लिए यहाँ पर एक स्लिप रिंग होता है, सर्पिल बल लगा हुआ होता है। इसको मान लीजिए एक स्लिप रिंग S1 लगा हुआ है, फिर इस कुंडली का एक सिरा यहाँ से जुड़ा हुआ, फिर एक दूसरा सर्पिल बल बोलते हैं स्लिप रिंग S2 ये लगा हुआ होता है, और यहाँ पर दो ब्रूसेज लगी होती हैं इस तरीके से, कंडक्टिंग ब्रूसेज होती मान लीजिए C1 और C2, और ये सॉफ्ट होती है, जिसको सॉफ्टिंग कहते हैं, सॉफ्ट होती है, और इसको हम बाहर के परिपथ से जोड़ देते हैं। जैसे ये कुंडली घूमेंगे और कुंडली में वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, तो वो वैद्युत वाहक बल बाहर के परिपथ में कैसे जाएगा ये देखना है। ये दिमाग पर कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो उसको क्लियर कर लेंगे। ये S1 आपका स्लिप रिंग है, S2 है, यहाँ एक कंडक्टिंग ब्रूस C1 और कंडक्टिंग ब्रूस C2 ये जुड़ा हुआ होता है। अब यहीं से एक सिरा कुंडली का एक सिरा ये बाहर, जैसे मान लिया जाए यही कोई बाहरी परिपथ है, और जो यहाँ वैद्युत वाहक बल क्रिएट हो रहा है, कैसे बाहर के परिपथ में इसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराएगा, यही हमें देखना है। तो हम इस कंडक्टिंग ब्रूस C1 से बाहर के परिपथ का एक सिरा जोड़ देते हैं, फिर C2 से बाहर के परिपथ का एक सिरा जोड़ देते हैं, और जब ये कुंडली आर्मेचर के सहारे आप घूमती है, तो यहाँ ब्रूसेज पर जो ब्रूसेज होती हैं उस पर ऐसे टच में रहती है, और जो कुंडली में वैद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, तो उसी के साइक्लिक प्रोसेस में जिस तरीके से कुंडली में वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, उसी प्रकार इस वाह्य परिपथ के सिरों के बीच में वोल्टेज क्रिएट होता है। तो कुंडली में जो वैद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, उसका एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ये कुंडली में जो वैद्युत वाहक बल पैदा हुआ है, ये एक्सप्रेशन आपको आ गया है। और E बराबर E0 साइन ओमेगा टी का जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया था,
इस हिसाब से आपको ये ग्राफ मिला है। ये आधे चक्कर के लिए ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और यहाँ पर ये निगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो अब होगा यूँ कि जब कुंडली घूमेगी तो आधे चक्कर के लिए इसमें जो वैद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है E बराबर E0 sin ओमेगा t, ये शून्य से अधिकतम मान और अधिकतम से शून्य। तो आधे चक्कर के लिए एक दिशा में धारा ये वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। इस प्रकार मान लिया जाए ऐसे प्रेरित हो गया। तो आधे चक्कर के लिए इसमें भी जो वोल्टेज बाह्य परिपथ में जो इनके सिरों के बीच जो विभवांतर पैदा होगा, ये भी विभवांतर इसी एक्सप्रेशन जैसा मिलेगा हमें V बराबर V0 sin ओमेगा t। फिर अगले आधे चक्कर के लिए ये माइनस की वैल्यू को ले रहा है और तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगले आधे हाफ साइकिल के लिए इसका डायरेक्शन ये चेंज हो जाएगा, ये इस स्थिति को ये क्रिएट कराएगा। तो इसमें भी जो वोल्टेज क्रिएट हो रहा है, ये वोल्टेज वो जिस तरीके से ये वैद्युत वाहक बल हाफ साइकिल के लिए अपोजिट डायरेक्शन को ले रहा है, प्रथम हाफ साइकिल के लिए ये इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करेगा और द्वितीय हाफ साइकिल के लिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस प्रकार चेंज हो जाएगा। सेम इसी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो बाहर का परिपथ है, इसके सिरों के बीच में मान लिया जाए ये सिरा A है और ये सिरा B है, तो सिरा A से B और सिरा B से A की ओर ये वैरी होता रहेगा। तो इस और जिस तरीके से इनके सिरों के बीच में वोल्टेज पैदा होगा, अब चूंकि ये जो वैद्युत वाहक बल है ये प्रत्यावर्ती है, बार बार बदल रहा है, तो बाह्य परिपथ के सिरों के बीच में जो वोल्टेज पैदा होगा वो भी प्रत्यावर्ती होगा। तो इसका एक्सप्रेशन V बराबर V0 sin ओमेगा t होगा। और जब जिस तरीके से वोल्टेज में प्रत्यावर्तन होगा, उसी प्रकार बाह्य परिपथ में जो धारा का प्रवाह होगा उसमें भी प्रत्यावर्तन होगा, उसमें भी बदलाव होगा और धारा का एक्सप्रेशन बनेगा I बराबर I0 sin ओमेगा t। ये I0 को हम I0 भी बोलते हैं, सिंपली I0 बोलते हैं। तो हमें प्रत्यावर्ती धारा का एक्सप्रेशन मिल गया I बराबर I0 sin ओमेगा t, जहां आप ये जानते हैं कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग है। जब कुंडली को उसके एक्सिस के अबाउट घुमाया जाएगा, ऐसे कुंडली रोटेट कराई जाएगी, तो उसके पास ये कोणीय वेग आएगा, उसमें ओमेगा होगा। तो हम ये जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो एक्सप्रेशन हमें मिल गया I बराबर I0 साइन ओमेगा के स्थान पर हम रखेंगे 2 पाई बाई टी, तो ये मिलेगा 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी। अब हम इस पर जब कुंडली को घुमाए होंगे तो ये पूरी साइकिल देखें कि जैसे कुंडली को घुमाया गया इस तरीके से ये एक चक्कर पूरा हुआ, तो यहाँ 0 से लेकर के यहाँ तक आए तो समय लगा हमारा कितना T/4, पूरा घुमा दिए तो समय लगा T/2 और एक साइड आगे बढ़ा दिए तो समय हो गया 3T/4 और कंप्लीट साइकिल चले गए तो समय हो गया हमारा कितना T। तो हर एक समय के पश्चात ग्राफ की क्या स्थिति होगी ये देखेंगे। तो पहली केस अगर हम देखें और इसमें कहें कि t इज इक्वल टू 0, ये देन I इज इक्वल टू I0 साइन 2 पाई बाई t इंटू t की जगह पर क्या हो जाएगा 0, तो I इज इक्वल टू I0 इंटू साइन 0। और ये आपको मालूम है कि साइन 0 बराबर 0, तो I बराबर ये आपको मिल गया कितना आपका ये 0। इसका मतलब कि शुरू में जब कुंडली नहीं घूमेगी तो कोई करंट इसमें फ्लो, ना तो यहाँ वैद्युत वाहक बल होगा और ना तो यहाँ वैद्युत वाहक बल होगा, तो ना तो यहाँ वोल्टेज होगा और ना तो यहाँ धारा। फिर दूसरी स्थिति को हम लेते हैं यहाँ से,
सेकेंड केस में हम चलते हैं और यहाँ देखें कि टी इज इक्वल टू टी बाई 4, दें जब समय हमारा कितना हो गया टी बाई 4 1/4 टाइम, एक कंप्लीट साइकिल घुमाने में जो समय लगता है वो टी है, तो 1/4 साइकिल घुमाने में टी का 1/4 टाइम ही लगेगा। तो 1/4 साइकिल घुमाने में समय कितना लगा टी बाई 4। उस समय हम करंट देख लेंगे, तो करंट हमारी है I इज इक्वल टू I0 साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 4। टी से टी कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 4, ये आपका I0 साइन पाई बाई 2, और ये आप जानते हैं साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो साइन पाई बाई 2 कितना होता है 8। तो आपको ये मिल गया I इज इक्वल टू I0 और इंटू 1, या I इज इक्वल टू I0। ठीक है, ये दूसरी केस हो गई। फिर हम तीसरी केस की बात करते हैं कि अब कुंडली को हम आगे घुमाते हैं और टी इज इक्वल टू टी बाई 2, हाफ साइकिल घुमा दिए। कुंडली को हाफ साइकिल घुमाएंगे तो हाफ साइकिल घुमाने में वो समय हमारा लगा टी बाई 2, पूरे समय का क्या होगा आधा होगा। तो पूरे समय का क्या होगा आधा होगा, तो टी इक्वल टू कितना मिल गया टी बाई 2। देन तब क्या होगा ये I इज इक्वल टू I0 साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2। टी से टी ये कैंसिल आउट हो, I इज इक्वल टू I0 साइन पाई, और ये आप जानते हैं सिंस साइन पाई और 180 ये इज इक्वल टू 0। I इक्वल टू I0 इंटू 0, तो I इक्वल टू आपको मिल गया 0। फिर अगली केस आपकी फोर्थ केस होगी, कुंडली को और घुमाएंगे। तो नेक्स्ट केस में आप चलेंगे और इसमें देखेंगे इफ टी और कितना समय तक पहुंचे आप 3t बाई 4, तब देन आपको उस समय करंट कितनी मिली I इक्वल टू I0 साइन 2 पाई बाई टी इंटू 3t बाई 4। एक्सप्रेशन आपको आई होगा हमेशा क्या कि I इक्वल टू I0 साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। उसी में स्मॉल टी की जगह पर बार बार आप वैल्यू को रखेंगे। टी से टी कैंसिल आउट होगा, 2 से 4 कटेगा ये 2 बनेगा। एक्सप्रेशन आपको मिलेगा I इक्वल टू I0 साइन 3 पाई बाई 2। और आप ये जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में साइन 3 पाई बाई 2 मीन साइन 270, और साइन 270 की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ हम ये दिखा दे रहे हैं sin साइन 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू -1। तब आपको एक्सप्रेशन मिल गया I इज इक्वल टू I0 इंटू -1, तो I बराबर -I0। अब लास्ट 4 टाइम और 1 बचा हुआ है कुंडली को घुमाने में, तो हम ये लगा दें कि टी इज इक्वल टू कंप्लीट टी, माने पूरा साइकिल घूम चुकी है। तो उस समय करंट की क्या स्थिति होगी, तो आपको ये मिल जाएगा देन I इज इक्वल टू I0 साइन ये 2 पाई बाई टी टी से टी ये कैंसिल आउट हो गया, और आपको मिल गया I इज इक्वल टू I0 साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0। साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0, तो I इज इक्वल टू आपको मिल गया 0। ठीक है, तो जो वैल्यूज आपकी मिली हुई है डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट I की वैल्यू जो मिली है एक्सटर्नल सर्किट में, तो उससे हमें एक टेबल प्राप्त हो जाता है। अब उस टेबल के सहारे हम
ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की स्थिति अल्टरनेटिंग करंट की क्या होती है। तो ये आपको ये देखना है। तो जितने भी वैल्यूज हमारे पास प्राप्त हुए हैं डिफरेंट टाइम पर करंट के, जो है t बराबर 0 किए तो करंट हमें 0 मिला। t बराबर जो भी आगे वैल्यू हुई t/4 पर करंट हमें I0 मैक्सिमम मिली। t बराबर t/2 पर करंट हमें फिर 0 हो गई। t बराबर 3t/4 पर करंट फिर -I0 हो गई। फिर कंप्लीट t कर दिए तो करंट फिर 0 हो गई। तो सबको हम समराइज कर लेते हैं। एक टेबल हमें t के डिफरेंट वैल्यूज पर I की डिफरेंट वैल्यूज का एक टेबल मिल जाता है। तो टेबल हम बना लेंगे, देखेंगे कि टेबल हमें क्या मिलता है। तो इसमें हम देखेंगे कि t और I, t के डिफरेंट वैल्यूज हमने रखा। t बराबर 0 रखा तो I बराबर 0 मिला। t बराबर हमने रखा t/4 तो I बराबर हमें मिल गया I0 पीक वैल्यू मिल गया। फिर t बराबर हमने रखा t/2 तो I बराबर फिर हो गया 0। फिर t बराबर हमने देख लिया आगे घुमा के 3t/4 तो I बराबर मिल गया -I0। फिर कंप्लीट t हो गया तो I बराबर हमें मिल गया 0। ठीक ना। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है t, समय के साथ I का वेरिएशन हो रहा है। माने जितना समय बीतता जा रहा है कुंडली तो अपनी जगह स्थिर होकर घूम रही है, तो समय के साथ जो धारा में परिवर्तन हो रहा है दोनों के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करके देख लें तो क्या स्थिति होगी। तो ग्राफ की प्लॉटिंग में हमने आपको ये बताया है कि जनरली जो हमारे मेजरमेंट में होता है, हमारे अंडर में मेजरमेंट के स्थिति में प्राप्त होता है उसको हम x एक्सिस पे प्लॉट कर लें, और जो ऑपरेटर्स में मिले उसको हम y एक्सिस पे प्लॉट कर लें। तो हमने टाइम को देखा है डिफरेंट टाइम पर t बराबर 0 पर t/4 t/2 फिर t/4 t पर जब हम कॉइल को घुमा रहे थे, कुंडली को घुमा रहे थे, तो डिफरेंट टाइम पर हम डिफरेंट करंट की वैल्यूज को प्राप्त किए। तो उसमें t को हम x एक्सिस पे प्लॉट कर लें और I को हम y एक्सिस पर प्लॉट कर लें। क्योंकि हम यहाँ जो आपका मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु के ऊपर और नीचे दोनों तरफ जा रहे हैं क्योंकि वैल्यू प्लस और माइनस दोनों मिली हुई है। तो ये देखिए कि जब I हमारा t बराबर क्या है, t बराबर हमारा क्या है 0, यहाँ क्या है 0 है, तो उस समय I भी क्या है 0 है। अब t बराबर हमारे पास क्या हुआ, t बराबर अगर t/4 पे चले गए तो I पीक वैल्यू हो गई। तो ग्राफ हमारा इस तरीके से ऐसे वैरी करेगा। ये यहाँ पर ये टाइम हमारा है t/4 का, ये टाइम है t/2 का, और ये टाइम है 3t/4 का, और ये कंप्लीट टाइम है t का। तो जब हम t/4 पर है उस समय पीक वैल्यू शिखर मान धारा का हमें अधिकतम मान मिला हुआ है, पीक वैल्यू मिला हुआ है। तो इसमें ये देखिए ये पीक वैल्यू हमारी है, ये I0, और जब हम 3t/4 पर है तो धारा का हमें ये -I0 ये वैल्यू पीक वैल्यू मिला हुआ। -I0 का यहाँ तात्पर्य है कि धारा की पीक वैल्यू, करंट की पीक वैल्यू, धारा का शिखर मान हमें मिला है लेकिन दिशा चेंज हो गई है, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। इसका मतलब ये हो गया कि कॉइल को जब हमने घुमाया तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए एक डायरेक्शन में करंट मिली और सेकंड हाफ साइकिल के लिए वही करंट ऐसे दूसरे डायरेक्शन में हो गई। तो करंट बार बार अल्टरनेट कर रही है। इसी तरीके से अगर और भी हम घुमाते जाएं तो ग्राफ हमारा इसी तरीके से ये मिलता चला जाएगा। तो इसीलिए इस करंट को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विथ टाइम। टाइम के साथ अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये किस तरीके से ग्राफ आपको प्लॉट होगा, ये हो गया। ठीक है, ओके।